हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिजिक्स के फंडे वाली क्लास में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा नाम है चंद्रकांत और इस सीरीज में हम क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स की जर्नी को एक आसान तरीके से, एक बहुत बहुत सुलझे हुए तरीके से आपके सामने पेश कर रहे हैं। क्लास की स्टार्टिंग हुई थी एक ऐसे चैप्टर के साथ जो वैसे तो फिजिक्स के सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन पूरी फिजिक्स उसी का पार्ट है। पूरी फिजिक्स में वो चैप्टर आपके सामने बार बार आने वाला है। तो हमारा टारगेट ये था कि डे वन से हम ये प्लान करें कि 2 साल की जर्नी को अच्छे से क्रॉस करना है, अच्छे से पार करना है, जिसके लिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी मैथमेटिकल टूल। वजह यह है कि 10th के बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेटा जो मैथ्स को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। वो मैथ का क्वेश्चन जहां भी आएगा उसको देख के ये बोल दिया करेंगे कि भाई मैथ तो हम पढ़ते ही नहीं क्योंकि हम तो भाई पीसीबी वाले हैं। क्लियर है? लेकिन बेटा फिजिक्स पढ़नी है तो मैथ तो पढ़नी ही होगी। उतनी मैथ जितनी फिजिक्स को चाहिए वो फिजिक्स की क्लास में मैथमेटिकल टूल्स के माध्यम से मैं आपको करा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा? पहली क्लास में मैंने स्टार्ट की डिफरेंशिएशन से, कहानी स्टार्ट हुई थी। कहानी डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ी और बताया गया कि इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, बस डिफरेंशिएशन का ही जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री की भी बात स्टार्ट कर दी थी आई गेस, और वो कंक्लूड भी कर दी थी। जो पहले ही क्लास में मैंने आपको मैथमेटिकल टूल के टॉपिक्स की लिस्टिंग की थी, उसके 3 टॉपिक्स को कट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। बाकी और भी लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन वो बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। उनमें से कुछ एक टॉपिक्स को हम आज उल्टा देंगे। ठीक है ना? स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ऐसा टॉपिक जो आप पहले से 10th क्लास में उसको करके आए हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने दबा के किए होंगे, आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। मेरा बताना बनता है, मेरा समझाना बनता है, इसके लिए हेडिंग लगा लेंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बताइए क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कुछ नहीं है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। अलजेब्रिक, क्या बात, कुछ मल फंक्शन चल रहा है बोर्ड में? एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। ऑर्डर क्या होता है उसका? दूसरा। क्या मतलब है ऑर्डर दूसरे का? मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं आपके सामने, आपने पॉलिनोमियल नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, याद है आपको? अरे बोलिए ना। तो उसी में से मैं आपको एक एक जनरल फॉर्म बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक की? बेटा कब जरूरत पड़ेगी? बेटा नेक्स्ट जैसे ही आप चैप्टर पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह पढ़ोगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व होगा, आप समझ जाएंगे। बार बार आपसे रूट्स की बात की जाए करेगी, कौन कौन से टाइम पे वेलोसिटी 0 है, कौन कौन से टाइम पे मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है, ये सारे क्वेश्चन जब आएंगे तो कहीं ना कहीं जो क्वाड्रेटिक, जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर है बेटा, उसका जो मोशन है वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कनेक्ट करता है। उसमें भी रूट का डिस्कशन होगा। क्लियर है? तो क्यों ना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का आइडिया अभी ले लें और जब वो चैप्टर पढ़ें तो डायरेक्ट क्वेश्चन को हम अटैक कर पाए, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से आता है। ठीक है? तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा क्या होती है, देखिए जरा। ax⁻² प्लस bx+c इज इक्वल टू क्या? 0। इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि बेटा यहाँ a है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये a 0 हो गया तो ये सेकंड ऑर्डर की नहीं रह जाएगी। क्या होता है ऑर्डर? वेरिएबल की जो पावर्स होती है उनको ऑर्डर बोलते हैं बेटा। यहाँ a, b और c तीनों क्या है बेटा? कांस्टेंट है। यहाँ वेरिएबल क्या है? x। ठीक है ना? और x की मैक्सिमम पावर कितनी है? इस पूरी इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। 2 को बोलते हैं क्वाड। अरे नहीं नहीं, 2 को क्वाड नहीं बोलते, 2 को सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। आप ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है? तो आप क्या कह सकते हैं कि सर अगर कोई अलजेब्रिक इक्वेशन ऐसी है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 2, तो उसको आप क्या कह सकते हो बच्चा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हो। अभी तक मामले में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, अब आपसे मैं बोलूं कि सर ये जो वेरिएबल है x की पावर 2 है, इसका क्या मतलब होता है?
इसका मतलब ये होता है कि बेटा ये जो आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स पॉसिबल है। कितने रूट्स पॉसिबल है? दो। अगर पावर 3 होती, 3 रूट्स होते। पावर 1 होती, उसको लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, उनमें रूट कितना होता है? 1 होता है। तो वो जो दो रूट्स होते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनका क्या फॉर्मूला होता है, आगे मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूं। देखिए जरा, हमें ये बात पता है, सिंस द पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, जो वेरिएबल की पावर है वेरिएबल इज 2, इसका मतलब इट हैव इट हैज 2 रूट्स। इस इक्वेशन के कितने रूट होने वाले हैं बेटा? 2 रूट्स होने वाले हैं। उनका फॉर्मूला है डायरेक्ट, आपको याद रखना होगा। मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। मैं ये मान लेता हूं बेटा अल्फा और बीटा ये 2 रूट्स हैं किसके? बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है ना? तो इनका जो फॉर्मूला है वो आपको याद करके रखना है। क्या? कि जो भी रूट्स होंगे अल्फा या बीटा कोई भी हो, उनका फॉर्मूला है क्या? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है? अब जरा गौर से देखिए, ये जो बीच में है प्लस और माइनस, ये कहीं ना कहीं 2 रूट्स को इंडिकेट करता है। एक बार प्लस ले लीजिएगा तो आपका पहला रूट आ जाएगा, एक बार माइनस ले लीजिएगा आपका दूसरा रूट आ जाएगा। अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक रूट होगा अल्फा, एक रूट होगा बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वहीं अगर मैं बीटा की बात करूं तो उसका होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा कोई नई चीज नहीं है, पढ़ी हुई चीज है, द्वारा आपको मिलाना जरूरी है, द्वारा ये फॉर्मूलेज रिकॉल करना जरूरी है। ठीक है? छोटा सा टॉपिक है, ब्रीफ में रखेंगे, 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? अच्छा, इसमें एक और चीज बता दूं, ये जो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है, ये क्या? बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसको हम एक अलग से नाम दे देते हैं, क्या? डी। और इसको आप क्या बोलते हो? डिस्क्रिमिनेट। क्या बोलते हो आप? डिस्क्रिमिनेट। क्या काम होता है डिस्क्रिमिनेट का भी आपको समझ आ जाएगा, बस दिमाग में ये रखिएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट। तो रूट को आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं एक बार और, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और जो दूसरा रूट हो जाएगा वो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये जो डी है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये डिस्क्रिमिनेट डिसाइड कर देता है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स की आदतें कैसी हैं। जो रूट्स आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आने वाले हैं उनमें आपस में क्या संबंध है, क्या वो रियल है, क्या वो इमेजिनरी रूट्स है, क्या वो इक्वल रूट्स हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये डी डिसाइड करता है कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट होने वाले हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन, क्या संबंध है, उनमें वो दोनों रूट्स बराबर हैं, किस तरह के हैं। तो किस तरह से आपको समझना है, सुनिए जरा। अगर आपका डिस्क्रिमिनेट, सुनना मेरा, इतना छाप लिया, इतना छाप लिया, बोलिए। ठीक है? अब डिस्क्रिमिनेट देख लीजिए। अगर डिस्क्रिमिनेट आपका ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ये कोई भी एक क्वांटिटी है सर, ये पॉजिटिव भी हो सकती है सर, ये नेगेटिव भी हो सकती है, और सर ये 0 भी तो हो सकती है। डिस्क्रिमिनेट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? 0। तीनों हो सकते हैं। क्लियर है? अब सुनिए, डिस्क्रिमिनेट जब 0 होगा तो आपके रियल रूट्स होने वाले हैं एंड इक्वल रूट्स होने वाले हैं। जो 2 रूट होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब रिपीटेड होंगे। अगर कहीं डी की वैल्यू 0 आ रही है, या फिर मैं आपसे इनडायरेक्टली ये पूछूं कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट बराबर हैं तो आपकी डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू कितनी होने वाली है? आपके दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए 0। इसको अलग तरीके से बोलूं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब होने वाले दोनों रूट कैसे होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं। मामला सेट। ठीक है? अब ग्रेटर देन 0 आ गए, लेस देन 0। ठीक है? ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स होंगे और अलग अलग रूट्स होंगे। रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे बेटा। अरे बोलो। और अगर लेस देन 0 हो गए बेटा तो मामला खराब हो जाएगा, रूट्स होने वाले हैं इमेजिनरी। अरे बोलो भाई।
ये तो आसान है, ये तो पढ़ी हुई सी चीज है, मुझे पता है। आप लोग बड़े मनी मन में सोच रहे हो सर आप कम बता रहे हो, मुझे ज्यादा आता है। ज्यादा नहीं चाहिए, उतना ही चाहिए जितना मैं बता रहा हूं, लेकिन जब चाहिए तब होना चाहिए। जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पड़े कि डिस्क्रिमिनेट से आपको कुछ आइडिया लगाने की कोशिश करनी है, तब आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि डी अगर जीरो है तो क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलने वाली है। डी अगर लेस देन जीरो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या इनडायरेक्टली आपको बताने की कोशिश कर रही है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देख लिया हमने, डिस्क्रिमिनेट देख लिया, डिस्क्रिमिनेट कब कैसा हो सकता है उसके सामने, उसके बारे में आपके बात आ चुकी है। अच्छा चलो, अब ये जो दो रूट आए उनमें कुछ रिलेशन है क्या, रूट्स में भी कोई रिलेशन है क्या। डी के माध्यम से नहीं, डी के माध्यम से तो समझ में आ गया भाई, डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो कहानी, लेस देन जीरो है तो कहानी, इक्वल टू जीरो है तो कहानी। लेकिन ये जो दो रूट आपको मिले उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा और बीटा, इनमें भी कुछ रिलेशन है, जरा समझने की कोशिश करिए। पहले तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दोबारा मिलाते हैं, आपको जनरल फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स, अल्फा और बीटा इसके क्या है, आर द रूट्स। मैं कहा ठीक। अब सुनिए जरा, अगर मैं आपसे सम ऑफ रूट की बात करूं, सम ऑफ रूट, ये दोनों रूट्स का सम निकालने की बात करूं, कहीं ना कहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो वो होती है बेटा माइनस बी बाई ए। सर इसमें माइनस बी क्या है, ये बी क्या है, सर बी हमारा एक्स का कॉफिशियंट है, तो मैं लिख सकता हूं इसको क्या, माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे बोलो, इसमें कोई दिक्कत। सम ऑफ रूट्स, अगर मैं आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछूं, आसान है बेटा, ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसको बड़ा हल्के से पढ़ना है, क्योंकि हमें पहले से ये बात आती है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करो तो होता है सी बाई ए। सी क्या है, सी क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म, सी क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है, अपॉन ए क्या है आपका कॉफिशियंट ऑफ, ठीक है बेटा। ये माइनस मत भूलिएगा भैया, ये माइनस मत भूलिएगा, ये माइनस और लगा हुआ है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक मैंने क्या पढ़ा वो सुनिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसमें ऑर्डर होता है टू। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसको ऑर्डर बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है, पावर 3 होता तो कुछ और होता। फिलहाल हमें क्वाड्रेटिक तक पढ़ना है, क्लियर है भैया। जितनी पावर होती है उस इक्वेशन के उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं या उतने ही रूट्स होते हैं, क्लियर है। तो अगर लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो एक रूट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो दो रूट्स होते हैं। मैं कहा ठीक है, दो रूट्स होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या है, तो आपको फॉर्मूले से मिलाया गया। एक रूट होता है माइनस बीटा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, और दूसरा हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ये दो रूट्स अल्फा और बीटा मेरे पास आ गए। फिर मैंने देखा जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको एक अलग टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको बोलता है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। किस लिए यूज होता है कि अगर आपको डिस्क्रिमिनेट पता हो तो कहीं ना कहीं रूट्स कैसे होने वाले हैं, उनके करेक्टर, उनके नेचर का थोड़ा सा आइडिया आप ले लेते हैं केवल डी की वैल्यू निकाल के। कैसे, डी की वैल्यू निकालिए आप बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। डी आपका क्या है, देखो डी अगर आपका जीरो है इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होने वाले हैं बेटा वो दोनों आपके इक्वल होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं, रिपीटेड होने वाले हैं। अगर उसी डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई तो सर रियल होंगे पर इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, और अगर लेस देन जीरो आ गई तो बेटा इमेजिनरी रूट्स होंगे, क्लियर है। फिजिक्स में इमेजिनरी रूट्स का डिस्कशन नहीं होगा, जो फिजिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसमें रियल रूट होंगे, इक्वल रूट होंगे, और इतने पे डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि सर जो दो रूट्स आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या उनमें भी कोई रिलेशन है आपस में। मैंने बोला हाँ, अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करूं तो होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो क्या होता है आपका सी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतने याद करने हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, थ्योरेटिकल पार्ट बस इतना ही है।
अब शुरू होगा क्या, इसका न्यूमेरिकल पार्ट। जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल से मैं आपको फटाफट मिला देता हूँ न्यूमेरिकल से, और अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, क्या, बायनोमियल थ्योरम। तो जो लिस्ट बनाई थी मैथमेटिकल टूल की, बेटा इंटीग्रेशन खत्म हुआ, डिफरेंशिएशन खत्म हुआ, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुई, आज क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा और बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी खत्म हो जाएगा, जहां तक मेरा प्लान है। ठीक है, क्वेश्चन से मिलाना शुरू करें। इसको देख ही लिया है, अब क्वेश्चन से मिलते हैं। पहले बहुत बेसिक का एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहला सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन करते हैं, क्या, 2x² माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देख लो जरा क्या है, 2x² माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 है। बेटा इसके दो रूट्स मुझे पता है, करने हैं, देखो कैसे पता करता हूं। मुझे सर फॉर्मूला आपने बता रखा है, मुझे क्या पता करना है, मुझे तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने हैं। आपने बोला सर इसकी पावर क्या है 2, इसके रूट होंगे कितने 2, और फॉर्मूला क्या होता है अल्फा का और बीटा का, बताओ जरा क्या होता है सर क्या, माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और जब मैं बीटा निकालू तो क्या करूंगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब पहले a b c तीनों की वैल्यू उठा के रख लो। a क्या होगा, x² का कॉफिशिएंट कितना है 2, b क्या होगा, x का कॉफिशिएंट कितना है -1, c क्या है कांस्टेंट टर्म कितनी है -3। चलो चिपका दो वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू देखो क्या आई, माइनस बी माइनस तो पहले से ही 1 प्लस अंडर रूट b² मतलब 1 माइनस 4 a इंटू सी अपॉन 2a। देखिए क्या हुआ, 1 प्लस अंडर रूट में, देखो जरा ये माइनस है और ये माइनस है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में तीनों, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, और ये माइनस माइनस क्या हो चुका होगा प्लस, 1 प्लस 24 अपॉन 4, कितना निकल गया है देखो जरा, 1 प्लस अंडर रूट 25 अपॉन 4, 25 किसका अंडर रूट होता, अरे भाई किसका स्क्वायर है 25, 5 का, 1 प्लस 5 अपॉन 4, आंसर क्या आ गया 3/2। मामला हुआ मेरा सेट। बोलो भाई पहला रूट आया सामने की नहीं। चलो दूसरे की बात कर लेते हैं। अब आपको ये बात पता है, ये तो सेम ही रहने वाला है, ये सेम रहने वाला है, बस यहाँ माइनस लगने वाला है। तो आप कहोगे क्या, बीटा इज इक्वल टू सर सब कुछ सेम होता है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस ही तो होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ माइनस ना लगा दूं, लगा दो भैया, 1 माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4, अरे बोलो 1 माइनस 5 अपॉन 4 कितना आ गया, 1 में -4 अपॉन 4, आंसर आ गया कितना -1। तो दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन से, 3/2 और -1। कोई दिक्कत तो नहीं, देख लो इधर, सही है, रूट्स निकालना आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वाड्रेटिक में कुछ नहीं है ऐसा, आप सब पढ़े हुए हो, कोई नई चीज आपके लिए है नहीं। कुछ और क्वेश्चन आपसे मिला रहा हूं, देखिए जरा क्वेश्चन क्या है दूसरा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स, ये तो बड़े आसान आसान से टॉपिक है, देखो जो नया नया था, जो खतरनाक था, जो टफ था, वो आप कर चुके हो। एक इक्वेशन है जिसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, ठीक है, इक्वेशन है क्या देख लेते हैं जरा, इक्वेशन है x² प्लस x प्लस 1, जो फंक्शन है x का वो क्या है, x² प्लस x प्लस 1, ये है इक्वेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो अब आपको पता क्या करना है, उसने पूछा है फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता था, और 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड आउट करना है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता हूं मैं आपसे, ठीक है। कैसे करना है, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठा के यहां ले आओ, सॉल्यूशन कैसे करोगे, पहले तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लाके सामने रखो, क्या है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट्स की बात करूं, ए बी सी जो 3 कांस्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हुआ करते थे, तो जरा गौर से देखना बेटा, ए की वैल्यू यहाँ क्या होने वाली है सर 1 होने वाली है, सर बी की वैल्यू भी आपकी क्या होने वाली है सर 1 होने वाली है, और सी की वैल्यू भी क्या है सर, अरे ये भी 1 होने वाली है। मैं कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं बोलूं सर, अगर मैं ये बोलूं किसके दो रूट है, सिंपल सी बात है, पावर 2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा,
सर प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या? अल्फा इंटू बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या था? सी बाई ए, याद है? तो सी की वैल्यू कितनी है? 1, और ए की वैल्यू कितनी? 1। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अभी तक कोई समस्या वाली बात नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें क्लियर है। अगर मैं सम ऑफ रूट की बात बोलूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात होगी। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात बोलूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अरे मैंने सम ऑफ रूट तो नहीं बोल दिया ऊपर, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट है। सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया मेरे पास, सम ऑफ रूट आ गया। पूछा क्या है मुझसे? यही तो पूछा है। अरे यही तो पूछा है आपसे, सिंपल ये पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अपॉन सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट आया 1, सम ऑफ रूट आया -1, आंसर आ गया कितना? -1। अरे बोलो, अगर इसकी भी बात करो तो ये क्या हो सकता था? देखो एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, ये इधर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अरे ये यही तो चीज है, बस रेसिप्रोकल में है। अगर मैं इसकी भी वैल्यू पूछूं, सर इसकी भी वैल्यू -1 निकल के आएगी, ये दोनों चीजें एक ही तो हैं, रेसिप्रोकल में है। -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही तो होगा। अरे बोलो, आसान था, सिंपल सी बात। रूट निकालने का तरीका अपने को पता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन के हिसाब से अप्रोच करेंगे। हमें सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट सब कुछ आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ नया और नहीं होने वाला है। 2-3 न्यूमेरिकल आपको छोटे छोटे करा के बायनोमियल थ्योरम का डिस्कशन करेंगे। और मिलिए जरा अगले न्यूमेरिकल के साथ, थोड़ा मीठा न्यूमेरिकल है, समझ आ जाएगा। देखिए जरा क्या है वो। कह रहा है, आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, थोड़ा सा चेंज करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या है इक्वेशन? देख लेते हैं पहले। इक्वेशन है के एक्स अंदर x-2 प्लस 6, शायद ये कंफर्म कर लेते हैं एक बार बेटा। के एक्स x-2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे? सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के if this equation have repeated roots। क्या बोला इसने? अगर ये इस इक्वेशन के रिपीटेड रूट्स हैं तब की कहानी बताइए, मुझे बता दो के की वैल्यू क्या है। सही है, पहले तो ये इक्वेशन थोड़ी फैमिलियर सी लग नहीं रही, हमें थोड़ी पहचानी पहचानी कम लग रही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो हमें x⁻2 दिखता है, तभी हमें लगता है क्वाड्रेटिक है। तो एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं फिर क्या निकल के आता है। चलिए देखते हैं भाई। चलो के एक्स, ना के एक्स ऐसे नहीं है, के एक्स अंदर क्या है? x-2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, कलर बदल के थोड़ा रंग बदलते हैं, रंग थोड़े रंगीन बनाते हैं बोर्ड को। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करिए। इसका मल्टीप्लाई पहले इससे होगा, बीच का सिंबल, इसका मल्टीप्लाई इससे, आप जानते हो ढंग से। के एक्स स्क्वेयर -2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दिखने लग गया ना x⁻2, अब फील आ गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। अब इसने क्या कहा है आपसे? इसने बोला है फॉर रिपीटेड रूट्स। आपके कैसे रूट्स हैं? रिपीटेड। फॉर रिपीटेड रूट्स, जब रूट्स रिपीटेड होते हैं तब आप एक चीज जानते हैं, सर डी की वैल्यू क्या होती है? 0। क्या सर ने पढ़ाया है? यस, डी होता क्या है? b² - 4ac। ये कितना होना है? 0। क्यों? क्योंकि रूट्स कैसे हैं आपके? रिपीटेड हैं। अरे बोलो, याद है सारी चीज सर बता ही चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चिपकाओ, आंसर पाओ, देखो रंग फिर से बदलवाओ। अब लेके चलेंगे अपन येलो, ये लो देखो। चलिए पहली बात तो इसमें एबीसी की वैल्यू निकाल लीजिए। सर ए क्या होगा? कॉफिशिएंट ऑफ x², वो कितना है? के। सही है, कुछ मिस्टेक किए हो क्या? अरे सर मिस्टेक कर दिए हो सर आप। सर आप क्या बात, आपने मिस्टेक कर दी है। पहले इसको मिटा देते हैं, उस मिस्टेक को भी हटा देते हैं। रेड पेन करके ही हटाएंगे। देखिए जरा, जब मल्टीप्लाई करिएगा, सर आपने गलती ये कर दी, जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वेयर, और जब अंदर मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये थे, यहाँ हमारी थोड़ी सी मिस्टेक रही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, हमें क्या बताया कि b² - 4ac वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले bac की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कलर येलो
और ये हो गया येलो। चलो ए की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है के, बी क्या है एक्स का कॉफिशिएंट कितना है -2 के, सी क्या है कांस्टेंट टर्म कितनी है 6, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्क्रिमिनेट को 0 कर दो, डिस्क्रिमिनेट होता क्या है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4k² -4, ए की वैल्यू क्या है के और सी की वैल्यू क्या है 6, इसको रख दो सर 0, मैं अगर रखता हूं 4k² -24k = 0, देखिए जरा 4k² -6 चौके 24, 24k = क्या हो गया 0। अरे बोलो, चलिए अब इसको क्या कर सकते हैं आप, सर आप एक काम करिए 4k को कॉमन ले लीजिए, 4k को क्या ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, ठीक है ले लिया मैंने, क्या बचा, क्या बचा k -6 = क्या हो गया 0। अब यहां से k की दो वैल्यू निकल के आती हैं, या तो अच्छा इस क्वांटिटी को अगर 0 कर रहा है तो दो तरीके हैं, पहला या तो इसको 0 कर लो और या इस अंदर वाले को 0 कर लो। अगर इसको 0 करना है तो k की वैल्यू को आपको 0 रखना पड़ेगा, तब भी ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। और अगर अंदर वाले ब्रैकेट को 0 करना है तो k -6 की वैल्यू आपको 0 रखनी पड़ेगी, तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी 6। तो सर k की दो वैल्यू पॉसिबल दिखाई दे रही हैं, क्या दिखाई दे रही हैं, k की वैल्यू या 0 होगी या k की वैल्यू 6 होगी, मामला हमारा सेट हो गया है। यही था आपका क्वेश्चन, बस आपको ये याद रखना है, कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि डिस्क्रिमिनेंट के चेंज होने से रूट्स पे क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन कैसे देगा, सम ऑफ रूट बता देगा इतना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट बता देगा इतना है, बता देगा कह लो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सिंपल है, कैसे भी पूछ सकता है। तो आप जानते हो ना सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आप जानते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला आप जानते हो, इससे एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में एबीसी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने। क्लियर है, तो ये थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोटा सा टॉपिक आपके सामने। क्या आप और न्यूमेरिकल करना चाहेंगे, एक आध और करना है क्या, एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन और लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए जरा क्या है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं जरा फटाफट। 5x² + 2x + q, 5x² + 2x + q = 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। आपको बोला है if one root of the equation is reciprocal of other, find q²। सुनना मेरी बात, कहानी क्या है, कहानी क्या है, पहले कहानी सुन लीजिए, कलर बदल के रेड कलर से आगे करेंगे मामला। सुनिए जरा क्या कहता है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, ठीक है, आपको एक रूट ये बता रखा है, जो एक रूट होगा वो दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, जो एक रूट होगा वो दूसरे का क्या होने वाला है, रेसिप्रोकल होने वाला है। और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है क्यू की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया, चल सॉल्यूशन देखो। सर पहले तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडियल फॉर्म है, इसको ऐसे बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे 0 लिखा होता है जब अपन रूट्स निकालते हैं, तो 2 को इधर बुला लेते हैं, तो क्या आया देखो जरा, 5x² + 2x + q -2 = 0, ठीक है। अच्छा भैया, अब एक रूट क्या है दूसरे रूट का रेसिप्रोकल, आपको पता है, मान लेते हैं अल्फा बीटा दो रूट है, लेट अल्फा और बीटा आर द रूट्स। अरे बोलो ना, दो रूट्स लेने, अल्फा बीटा ले लिए। हमें ये पता है कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा 1/अल्फा नहीं होगा, या एक बीटा होगा तो दूसरा 1/बीटा नहीं होगा, रेसिप्रोकल है ना। तो अगर ऐसा है तो मैं आपसे पूछूं सर प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, मैंने पूछा सर प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, मैंने सम ऑफ रूट क्यों नहीं लिया वो भी मैं आपको समझा दूंगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट पे क्यों गया हूं, सुनिए जरा। सर प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या है, सर प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला है कांस्टेंट जो भी है वो अपॉन x² का कॉफिशिएंट। अरे बोलो ना, यही तो था। तो सर इस वाली इक्वेशन में कांस्टेंट है क्या, सर ये कांस्टेंट है, ये x² की टर्म हो गई, ये x की टर्म हो गई, बचा हुआ क्या हो गया कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया, कांस्टेंट अपॉन x² का कॉफिशिएंट,
भैया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 5। तो चलो भाई कांस्टेंट की वैल्यू क्या है q-2। मैं कहा ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 5, ठीक है। ये किसके बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर। बेटा जी अगर एक रूट ये और एक रूट ये, अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट कर दूं तो आपको नहीं पता चल रहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होने वाला है 1। इसका मतलब दोनों रूट का क्या प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 1। इसको रखा मैंने 1 के बराबर। तो q-2/5 की वैल्यू आई 1। यहां से q की वैल्यू निकल के आई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 5 और 2 उधर ले जाइए 7। q की वैल्यू क्या आई आपकी 7। पूछिए आपसे किसकी वैल्यू क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितने की 49। मामला हो गया सेट। बोलिए ये आखिरी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रहा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको अगर इतना कॉन्सेप्ट याद रहेगा पूरे फिजिक्स के सिलेबस तक तो कहीं ना कहीं जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आएगा मुझे समझाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं फटाक से आपसे बोला करूंगा रूट याद है हाँ, डी की वैल्यू याद है हाँ, जीरो है रूट्स के ऐसे रूट्स हैं आपको डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेट से आइडिया लगा लोगे आपका यस सर टनाटन मामला हमारा है सेट। बात करेंगे अगले टॉपिक की। जब तक आप एक काम करिए इसको फटाफट क्वाड्रेटिक के सेक्शन को फटाफट से रिवाइज कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हम लोग आगे बात स्टार्ट करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम की। ठीक है क्या है बाइनोमियल थ्योरम, क्या जरूरत पड़ेगी फिजिक्स के लेवल पे, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, सारी बात करने वाले हैं अब बाइनोमियल थ्योरम में। वैसे आप बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ रहे हैं, मेनली बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम में थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा। बाइनोमियल थ्योरम में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा। मेन हमारा डिस्कशन रहेगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। ठीक है क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम सुन लीजिए जरा। बाई मतलब होता है टू। जब किसी भी इक्वेशन में क्या होने वाले हैं दो टर्म्स होने वाले हैं क्या एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing two terms, उनको आप क्या कहने लगोगे बाइनोमियल इक्वेशंस या बाइनोमियल एक्सप्रेशन आर कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। देखिए जरा कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं एग्जांपल के तौर पे कहीं लिखा हुआ a+b तो सर ये बाइनोमियल है। इसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, इसमें दो आपके वेरिएबल्स है 1 2। अगर मैं लिखूं a+b का होल स्क्वायर ये भी क्या है आपकी एक बाइनोमियल इक्वेशन है। अगर मैं बोलूं a+b का होल क्यूब ये भी क्या है आपकी बाइनोमियल इक्वेशन है। अगर मैं आपको बोलूं 5x - 1/3 ये कुछ भी लिख रहा हूं ये सारी क्या है आपकी बाइनोमियल इक्वेशंस ही तो है। अरे बोलो इनको एक्सपेंड करो। अगर जैसे आपको छोटी मोटी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का तो एक्सपेंडेड फॉर्म भी आता है। जैसे अगर आपसे पूछूं a+b का होल स्क्वायर क्या होता है आप फटाफट से मेरे से बोलोगे a² + b² + 2ab। अरे बोलो अगर मैं आपसे फटाक से पूछ लूं a+b का सर ये बताइए होल क्यूब क्या होता है आप बोलते हो सर a³ + b³ + 3a² + 3ab²। अरे बोलिए ना। लेकिन अगर मैं फटाक से आपसे ये भी पूछ लूं a+b⁵ बताइए बताइए बच्चा कह रहा कहां से बताइए क्यूब तक ही तो पढ़ा है उससे आगे थोड़ी पता है। मेरी बात समझ रहे हैं। ये तो पावर कितनी भी हो सकती है ना, जब तक वेरिएबल्स वो दो ही हैं टर्म्स केवल दो ही हैं तब तक वो बाइनोमियल है। पावर से फर्क नहीं पड़ता पावर कितनी भी हो। क्लियर है। तो बाइनोमियल थ्योरम एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें दो टर्म्स होती है उसको बाइनोमियल टर्म्स कह देते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन कर देते हैं। क्लियर है। आपको एग्जांपल बता ही दिए। अच्छा अगर इसको सॉल्व करना हो तो क्या है, इसी के लिए एक बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंडेड वर्जन है। ठीक है ना। इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं या बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। वो क्या कहती है सुनिए जरा, क्या कहती है बाइनोमियल थ्योरम। आपसे बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है कि सर सुनिए आप मेरी बात सुनिए मेरी बात ये सुनिए कि अगर a+b की पावर आपसे n है और इसकी फॉर्मूला आपसे कोई पूछ रहा है, अगर 2 3 है तो आपको याद है, लेकिन 2 3 से ऊपर भी तो हो सकता है 4 हो 5 हो कितना भी हो। तो अगर a+b की पावर n है तो जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिए an +
एन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू इंटू वन ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू प्लस आगे और बढ़ाइएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन थ्री इंटू टू इंटू वन ए की पावर एन माइनस थ्री बी की पावर थ्री और ये बढ़ती चले जाइएगा। अरे बोलो कहाँ तक n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इंटू वन इंटू एक्स स्क्वेयर। इस तरीके से पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। अरे बोलिए ना भैया, ये याद नहीं करनी, टेंशन मत लेना। पता चले सर 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 फैल गए हम तो देख के। याद नहीं करनी है। इसका एक्सपेंडेड वर्जन ये है। मैथमेटिक्स में आप जो पीसीबी लेने सॉरी पीसीएम लेने वाले हो, आपके मैथ में बायनोमियल थ्योरम नाम से कंप्लीट चैप्टर होगा। उसमें बहुत सारी एक्सपेंडेड वर्जन्स होंगे, आप अच्छे से रट लीजिएगा। लेकिन जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं जिनको मैथ नहीं पढ़ने का मन है, बस इतना समझ लीजिएगा कि बायनोमियल थ्योरम इस तरह से एक्सपेंड होती है। बस आपको फिजिक्स में भी जरूरत नहीं है याद करने की। सही है, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम में जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे लिए वो बायनोमियल एक्सप्रेशन आपका अप्रोक्सीमेशन है बस। अगर पूरे बायनोमियल थ्योरम की चैप्टर बात करी जाए, मैं पूरा नहीं समझना, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अप्रोक्सीमेशन जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको अप्रोक्सीमेशन समझाने की कोशिश करी कि अगर एंगल छोटा हो तो क्या करना है। सही है, अगर एंगल बहुत ज्यादा छोटा होता है तो आप क्या करते हो, साइन थीटा को टेन थीटा को थीटा लिख देते हो और कॉस थीटा को वन लिख देते हो। ये अप्रोक्सीमेट एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही सेटिस्फाई होती है ये चीजें। क्लियर है? तो ये अप्रोक्सीमेशंस हैं, हमेशा नहीं होंगे, जहां जरूरत होगी वहां हम लेंगे। इसीलिए हमें केवल अप्रोक्सीमेशन समझना है इसमें टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए ये एक्सपेंडेड वर्जन है। इससे हम क्या सीखे हैं देखना, इससे हम सीखे क्या है, बाकी को हटा दे रहे हैं, केवल अपनी एक्सप्रेशन को रखेंगे अपने साथ। ठीक है, इससे क्या कह रहे हो आप सर, अगर इसको देख के मैं आपसे पूछूं सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर यहाँ n की वैल्यू आपकी 2 हो जा रही है। मैं कहा ठीक है, तो देखो क्या कहता है, सर n की वैल्यू 2 है तो पहले a की पावर n करो, मतलब a की पावर 2 करो। मैं कहा कर दिया। फिर क्या करो, फिर n को आगे ले आओ। मैं n को आगे ले आता हूँ, ठीक है ले आता हूँ, कोई बात नहीं, 2 को आगे ले आया। फिर a की पावर को 1 से कम कर दो, n माइनस वन करना है तो a की पावर को 1 से कम कर दोगे तो पहले, अरे बोलो ना, n की वैल्यू कितनी है 2, 1 से कम करोगे तो क्या हो जाएगी 1, और b की पावर को 1 कर दो। मैं कहा ठीक है कर दिया। प्लस, अरे बोलो प्लस क्या हुआ, अब क्या कह रहा है n मतलब 2, यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाते हैं। आप क्या करोगे सर, n मतलब 2, 2 माइनस वन 1 अपॉन 2 इंटू वन ए की पावर n माइनस टू, एन की वैल्यू 2 है। अरे बोलो ना, n की वैल्यू क्या है 2। क्या मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर जब यहां 2 रखोगे तो a की पावर 2 माइनस टू, ए की पावर कितनी हो गई 0। क्लियर है? आप आगे की टर्म्स के बारे में कोई बात नहीं करने वाले, क्योंकि वो तो 0 हो जाएंगे आगे के सारे फंक्शंस। और लास्ट में जो बचेगा वो क्या, सर b की पावर n, या फिर इसको कह सकते हैं b की पावर 2। इसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की पावर 4, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? जरा इक्वेशन को गौर से देखो, पहले a को मैक्सिमम पावर दे रखी है, फिर a की पावर को थोड़ा थोड़ा कम करना कोशिश की है, a की पावर n, a की पावर n माइनस वन, a की पावर n माइनस टू, ऐसे a की पावर n माइनस थ्री होती जाएगी, आगे a की पावर कम होती जाएंगी। लेकिन b की बात करूं तो सर यहाँ b की पावर कितनी है 0, यहाँ b की पावर 1, यहाँ b की पावर 2, यहाँ b की पावर 3। मतलब हो क्या रहा है, सुनिए मेरी बात, a की पावर को घटाते चलना है लास्ट तक, b की पावर को बढ़ा के चलना है, यही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब सब निकल जाएगा। अब बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहती है वो सुनिए, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहती है वो समझिए। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपसे ये कहती है, सर सुनिए जरा, आपसे ये कहती है कि अगर 1a प्लस अगर a प्लस एक्स की पावर n है कहीं, इसको ऐसे भी लिख दीजिए और ऐसे लिख देते हैं x प्लस वन की पावर n है कहीं। ठीक है, ये भी आपकी क्या कह सकते हो आप, एक बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन है, बायनोमियल थ्योरम ही है, दो टर्म्स हैं इसके अंदर भी। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका 1 जो है
जो दूसरी वाली टर्म है, मेरी बात समझिए, जो दूसरी वाली टर्म है अगर ये बहुत ज्यादा छोटी है पहली वाली टर्म से, अगर ये दूसरी वाली टर्म है अगर ये बहुत ज्यादा छोटी है पहली वाली टर्म से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो आगे वाली टर्म से सबको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बस एक बार पावर को आगे ले आइए। मतलब क्या, इस पावर को क्या ले आइए आप आगे, तो आप इसको कहीं ना कहीं क्या कहने की बात कर रहे हैं, अरे बोलो ना, ऐसे नहीं समझ रहे, ऐसे समझिए, इसको थोड़ा बदल देता हूं मैं, अलग तरीके से बोल देता हूं, सुनिए जरा। अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं, इफ इफ जो x है भैया बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, 1 से बहुत ज्यादा छोटा है, अगर आपसे ये कह दूं कि जो x है 1 से बहुत ज्यादा छोटा है, तो आप क्या करिएगा कि सर ये जो पावर है वो आगे आ जाती है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस पावर आगे आगे nx, इसको हम डायरेक्ट 1 प्लस एक्स की पावर n को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, आगे वाली जो सारी टर्म्स हैं जिसमें पावर x की और बढ़ेगी। सुनो मेरी बात, इसको गौर से देखो, क्या है ये, सर a की वैल्यू 1 है, मैं ठीक है, और b की वैल्यू क्या है x, मैं कहा ठीक है। जब इसको एक्सपेंड करूंगा बेटा, तो a की वैल्यू तो a की पावर तो कम होती जाती है, b की पावर बढ़ती जाती है, क्लियर है। सर जब b की पावर बढ़ेगी, सर b तो पहले ही बहुत छोटा है, किससे, 1 से बहुत छोटा है, अगर 1 से बहुत छोटी क्वांटिटी के पावर्स को बढ़ाओ तो क्वांटिटी और छोटी होती जाती है। अगर मैं 1/2 का स्क्वायर आपसे पूछूं तो क्या होता है 1/4, सही है, तो 1/2 का पावर 1/4 होता है, इसका मतलब 1/4 तो और छोटा हो गया। अगर कोई भी क्वांटिटी 1 से कम है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है उस क्वांटिटी से, क्लियर है। इसीलिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है और ये जो x है वो बहुत ज्यादा छोटा है 1 से, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि इसको आप डायरेक्ट 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो, या फिर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, उसको ऐसे भी कह दूं 1 माइनस एक्स की पावर n कहीं लिखा है, और अगर ये कह रखा है कि अगर आपको ये कह रखा है जो x है वो बहुत बहुत ज्यादा छोटा 1 से है, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एन एक्स। क्या किया, बस पावर को उठा के क्या ले आना है, आगे ले आना है। सर पहली बात, बाइनोमियल होता क्या है सर, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स है उसको बाइनोमियल कहते हैं। मैं कहा ठीक है, क्लियर है, एग्जांपल देख लिए, मैं कहा ठीक है। आपको जो रेगुलर बेसिस पे आप यूज कर चुके हैं उनके दो एग्जांपल पढ़ लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, मैं कहा हाँ अभी भी ठीक है। लेकिन अगर a प्लस बी की पावर और पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे आप, a प्लस बी की पावर 5 पूछी जाए, तो इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम ने एक प्रॉपर एक्सप्रेशन दिया है, मैंने वो एक्सप्रेशन लिखा। फिर मैंने बोला कि इस एक्सप्रेशन को पूरा आपको याद नहीं रखना है, हमारे यूटिलाइजेशन में क्या आएगा कि कुछ ऐसे फंक्शंस आएंगे जिसमें दो चीजें ऐड में होंगी, जिसमें से एक दूसरे के कंपैरेटिव में बहुत ज्यादा छोटी होगी, तो क्या करना होगा कि पावर को उठा के आगे ले आना होगा, बस इतना ही है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बस हमें ये पता चाहिए कि जो दो क्वांटिटी ऐड हो रही है उनमें से एक बहुत ज्यादा छोटा है विद रिस्पेक्ट टू दूसरे वाला, क्लियर है। देखना इसका यूटिलाइजेशन क्या है, समझते हैं जरा, इसका यूटिलाइजेशन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप ये समझ लीजिए, आप एक एग्जांपल में ये समझ लीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे इसका इसका क्यूब रूट चाहिए, अच्छा दूसरा भी इसको भी कर सकते हैं, खैर इसका मुझे क्यूब रूट चाहिए, क्लियर है। कैसे करेंगे जरा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप जरा बस देखिएगा सुनिएगा, आप फिर बाद में बात करेंगे इस बारे में कि आपको डिस्कशन के बाद क्लियर हुई टॉपिक कि नहीं। देखो सर 1001 की पावर 1/3 है, मैं कहा ठीक है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कैसे लगेगा वो समझेंगे अपन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैं कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हो सर, ठीक है, मैं ठीक है लिख सकता हूँ। एक काम भी तो कर सकते हैं आप, इसमें से 1000 को कॉमन ले लो, जब 1000 को कॉमन लोगे 1000 बाहर आएगा, और बाहर क्या है क्यूब रूट, तो 1000 किसका क्यूब रूट है, अरे बोलो ना 1000 का, सॉरी 1000 का क्यूब रूट क्या होगा सर 10 होगा, 10 बाहर निकाल दिया, और 1000 अगर कॉमन लिया तो इसके जगह पे तो 1 रह जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा 1/1000 की पावर 1/3,
अब मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये देखिए बाइनोमियल थ्योरम नहीं लग रही, ये बाइनोमियल नहीं लग रहा, दो टर्म्स हैं, हो गई बाइनोमियल। अब सर इसमें वन प्लस समथिंग है, और ये जो समथिंग है वो वन से बहुत ज्यादा छोटा है। सर दोबारा समझते हैं, सर इसमें वन प्लस समथिंग है, समथिंग क्या है, समथिंग क्या है सर, 1/1000। सर ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा छोटी है, किससे, वन से। ये केस होता है तो आप क्या लगा सकते हो, यूजिंग, बताओ रे सर, यूजिंग बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सर आप बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज कर लीजिए, और जो पावर है उसको क्या कर सकते हो आप, आगे क्या बोलोगे आप, 10 + 1 प्लस पावर को आगे ले आए तो 1/3 इंटू 1/1000। अरे बोलो क्या आया, देखिए जरा, 10 1 + 1/3000। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 1/3000 को जब सॉल्व करिएगा तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख दे रहा हूं, आप इतना देख लीजिए पहले। हाँ भाई, क्वेश्चन बुकलेट कहाँ गई हमारी भाई। अरे भाई बुकलेट थी ना यहाँ, बुकलेट कहाँ गई। चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ भाई, क्या आएगा इसका आंसर, सॉल्व कर लीजिएगा, 1/3000 सॉल्व करना है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी आ जाएगी किसकी, 1001 की पावर 1/3 की। अच्छा दूसरा यहीं पे एक और एग्जांपल ऐसा ही देख लो, देखो आपसे कोई पूछता है √1.1, इसकी वैल्यू बताइए, कैसे करेंगे, सुनिए मेरी बात, क्लियर है अभी तक, देखो इसको कैसे सॉल्व करिएगा। सर इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 0.1 की पावर 1/2, सही है, 1 + 0.1 की पावर 1/2। अब आप कहोगे सर सुनो, इसमें दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, यही तो बायनोमियल है, जब दो टर्म्स ऐड हो बायनोमियल हो गई, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है जो 0.1 है वो छोटा है किससे, वन से, तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन की हेल्प करके क्या सकते हो, पावर को आगे ला सकते हो, तो क्या लिखोगे इसको, 1 + 1/2 इंटू 0.1। अरे बोलो क्या हुआ, सॉल्व किया तो 1 + 0.05, आंसर आया क्या, 1.05। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी किसकी, √1.1 की, √1.1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूटिलाइजेशन। कहाँ यूज होगा सर, ये तो चीजें मैथ की होगी, मैथ में हमें थोड़ी काम करना है, हमें तो फिजिक्स का बताइए, एक क्वेश्चन ऐसा कराइए जिसमें फिजिक्स में बायनोमियल थ्योरम का अप्रोक्सीमेशन का यूटिलाइजेशन हो रहा हो। क्वेश्चन सुनिए, कहाँ एक्शन आता है बायनोमियल थ्योरम का, बायोनोमियल नहीं होता बेटा, बायनोमियल होता है। बायनोमियल थ्योरम को एक्शन में लाते हैं इन फिजिक्स। देखिए जरा क्या है सर, जब रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म लगता है, क्या होती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म, भाई जब आपकी जो फिजिक्स में काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा तो वह न्यूटोनियम फिजिक्स चलती है। न्यूटोनियम फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जो आपके पार्टिकल का साइज है वो बहुत बड़ा है, उसकी स्पीड बहुत कम है। ये आपको समझ नहीं आएगा, बस थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि ऐसा होता है, शॉर्टेड है मामला, आगे सुनिए। रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म तब होता है जब आपकी पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो, कितनी हो, लगभग स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन की, तब आपको बोलते हैं क्या, रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म। तो जब भी कोई बॉडी बहुत हाई स्पीड से मूव करती है तो उसका मास चेंज होना शुरू होता है। आपने अभी तक ये पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ा है ना,
मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बेटा ये पढ़ा था लेकिन वो चेंज हो चुका है। फिजिक्स एक इस तरह का सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी चीज थोड़ी परमानेंट फिक्स नहीं है, हर चीज ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट पे चेंज होने की संभावना रखती है। अगर कोई और बंदा आता है जो कुछ और बता के जाता है और वो सारे फॉर्मूलेस को, सारे एक्सपेरिमेंट को, सारे ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई कर सकता है, तो नए कॉन्सेप्ट भी बनाए जा सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो पहला कॉन्सेप्ट था, पहले वाला कॉन्सेप्ट था, जो कि चेंज हो चुका है, अब हो चुका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी, क्योंकि मास और एनर्जी आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन मास और एनर्जी का ऐड हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो मास कैसे चेंज होता है इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म? मास जो चेंज होता है वो क्या होता है, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 - b² / c²। ये क्या बोल रहा है आपसे, सुनिए जरा। रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म होता है व्हेन पार्टिकल moves with a very high velocity, जब पार्टिकल बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उनका मास भी चेंज होता है, और मास किस इक्वेशन से चेंज होता है, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 - b² / वाली इक्वेशन से मास चेंज होता है। इसमें जो c है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ लाइट है, जो v है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। ये जो m नॉट है वो रेस्ट मास है, जब पार्टिकल बैठा होता था तब कितना मास था उसका, रेस्ट मास है। और m क्या है, मास इन मोशन, जब वो पार्टिकल हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उसका मास क्या होगा। रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म कहता है कि वेलोसिटी बढ़ने से आपके पार्टिकल का मास भी बढ़ जाता है। समझ में आएगा कैसे? क्या आपको ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? अब देखिए जरा क्या है कहानी। ये है फिजिक्स की कहानी, अभी तक जो बात बोली वो फिजिक्स में है। ठीक है, छापो पहले फटाफट इसको, इसको फटाफट छाप लीजिए पहले, इसको छाप लीजिए फटाफट। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है, क्वेश्चन क्या है इसमें, एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास इन्होंने दे रखा है 3 kg, 3 kg या 10 kg, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। रेस्ट मास दे रखा है उन्होंने 10 kg, सॉरी। ठीक है, आगे बताओ। और जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी वो दे रखी है 3 × 10⁻⁷ मीटर/सेकंड। आपको बताना है क्या, m की वैल्यू फाइंड, m फाइंड करिए आप। कहानी समझ में आ गई आपको? हम फिजिक्स में बायनोमियल थ्योरम का यूटिलाइजेशन समझ रहे हैं, कैसे यूज होगा। तो हमने कहा कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म, जब पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं तो मास भी चेंज हो जाता है। किस इक्वेशन से सर? इस इक्वेशन से। इसमें एम नॉट क्या है, सी क्या है, वी क्या है, हमारा लिखा हुआ है। हमें यह बताया गया है कि सर अगर मास आपकी वेलोसिटी ज्यादा होती है तो मास भी बढ़ने लगता है। मैं कहा चलो चेक करेंगे। अब देखिए जरा, आपको क्वेश्चन दे रखा कि अगर रेस्ट मास 10 kg है, वेलोसिटी पार्टिकल की 3 × 10⁻⁷ मीटर/सेकंड है, तो इतनी वेलोसिटी पे उस पार्टिकल का मास कितना हो चुका होगा, ये मेरे को जानने का है। क्लियर है? तो मैं कहा चलो जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो पहले उस फॉर्मूले को आप उठाते हैं वापस, पहले इस फॉर्मूले को उठाते हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म का फॉर्मूला जो है वो क्या है, वो m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 - b²/c² है। मैं कहा ठीक है, मैं कहा ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। सर रेस्ट मास कितना दे रखा है? सर 10 kg दे रखा है। मैं कहा चल ठीक है, अंडर रूट लगा ले। 1 - v क्या है, स्पीड, और स्पीड कितनी दे रखी है बेटा, 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷। मैं कहा ठीक है, इतनी दे रखी है। और c कितना होता है, 3 × 10⁸। मैं कहा ये भी ठीक है। इसका क्या करना है अपने को, स्क्वायर करना है। कोई दिक्कत? चल, इज इक्वल टू 10/√1 ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, ये 9 × 10⁻14 अपॉन 9 × 10⁻16। सही है, 9 से 9 गया, यहाँ पे 9 से 9 चला गया, 10
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ऊपर क्या है 10 की पावर 14, नीचे क्या है 10 की पावर 16, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए 1 अपॉन, यहाँ 10 की पावर 2 रह जाएगा ना, 1 अपॉन 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 100। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे समझिए। एक काम करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले आते हैं। अभी जो भी डिनोमिनेटर में इसकी पावर क्या है 1/2, रूट का मतलब क्या है 1/2, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा -1/2। अरे बोलो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो जरा, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसकी पावर 1/2, रूट नहीं लिख रहा मैं। अब जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो पावर कितनी हो जाएगी -1/2, तो उसको लिख सकता है 10 1 माइनस 1/100 की पावर -1/2। यहां तक हमारी कहानी आ गई। अब सुन मेरी एक बात, सर मुझे ये क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करूंगा, पावर -1/2 कैसे करूंगा पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है सर, सुनना सर, मुझे एक बात पक्का क्लियर हो रही है, या दो चीजें ऐड हो रही हैं, 1 और साथ में 1/100, इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। इसमें एक क्वांटिटी क्या है 1/100, एक क्वांटिटी क्या है 1। हम ये जानते हैं कि 1/100 जो है वो बहुत ज्यादा किससे छोटा है, 1 से छोटा है। अगर ऐसा होता है तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगती है, और वो क्या कहती है कि पावर को उठा के आगे ले आओ, तो लेते आओ, क्या हुआ 10 1 माइनस, ये पावर माइनस में है, पावर माइनस में है तो ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/200। अरे बोलिए, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, देखिए जरा, 10 प्लस 10/200, ये गया इससे, तो 10 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा 0.05। अरे बोलो सर, आपकी पार्टिकल का रेस्ट मास कितना था 10, और स्पीड अगर इतने में दौड़ेगा तो उसका रेस्ट मास कितना हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। अरे सर सुनिए, बॉडी वैसे 10 किलो की थी, लेकिन अगर वो बहुत तेज बढ़ने लगी, बहुत तेज स्पीड से चलने लगी, तो उसका मास बढ़ के कितना हो गया 10.05। ये क्वेश्चन करना इसलिए आसान लगा क्योंकि हमें बायनोमियल थ्योरम एग्जैक्टली आता है। ये था बायनोमियल थ्योरम, इसका यूटिलाइजेशन। दो चीजें ऐड हो रही होंगी, एक चीज के कंपेरेटिव में दूसरी चीज बहुत छोटी होगी, तो पावर को आगे ले आते हैं, बस इतना। सही है, ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म है, 12th क्लास का एक टॉपिक, थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा अगर मैं कंटिन्यूस रहती हैं चीजें, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, बोर्ड्स में आता नहीं है, कॉम्पिटेटिव में भी नहीं आता है, लेकिन थोड़ा समझाना जरूरी है। इससे हम न्यूटोनियम फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स जो होती है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन समझ पाते हैं कि किस तरह से चीजें अलग अलग तरीके से लगती हैं। क्लियर है। एक और अगर मैं आपको फिजिक्स का यूटिलाइजेशन बताऊं बायनोमियल थ्योरम में, तो दूसरा देख लीजिए जरा। आपको पता है जब आप भैया चैप्टर पढ़ेंगे ना, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे, एक 11th क्लास की फर्स्ट बुक का आखिरी चैप्टर होगा ये, ग्रेविटेशन। तो एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू होती है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है Gm/r²। इसमें G क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मैं कहा ठीक है। ये G क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 × 10⁻11। m क्या है, मास ऑफ अर्थ, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो g होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये चेंज होता है। अगर आप अर्थ की सरफेस पे हो तो g की वैल्यू होती है Gm/r²। अगर आप अर्थ की सरफेस से, मान लीजिए ये मैं अर्थ मान लेता हूं, इसकी रेडियस कितनी है r, इसका मास कितना है m, अगर आप इसके सरफेस पे खड़े हो तो g की वैल्यू क्या होती है Gm/r²। ये g कैपिटल वाली है। लेकिन अगर इससे ऊपर जाइएगा या इसके नीचे आइएगा तो आपकी जो g है वो चेंज होती है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है अगर आप सरफेस के ऊपर जाओ या सरफेस के नीचे डेप्थ में जाओ। सही है, कैसे चेंज होती है समझिए जरा। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना इसलिए जरूरी है, बाद में आपको समझ में आएगा कैसे यूज हुआ बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का। मैंने आपसे पूछा फाइंड g
at a distance h from the surface, या above the surface, from at a distance h above the surface. क्या कह रहा है, सुनना मेरी बात, आपसे क्या कह रहा है, सुनना मेरी बात। ये आपकी अर्थ है, मैं कहा ठीक है, ये सेंटर है, ये आर है, इसका मास एम है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ अर्थ है। आपको यहां जी की वैल्यू मालूम है, आप इससे एच डिस्टेंस ऊपर यहां पे जी की वैल्यू बताइए, मान लो इसको जी डैश बोल देता हूं। अरे समझ गए कि नहीं? आपकी ये अर्थ है, इसके सरफेस पे तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी होती है, इसकी एच हाइट ऊपर ग्रेविटेशन की वैल्यू, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको जानना था। मैं कहा ठीक है, जान लेंगे सर। उसका फॉर्मूला निकल के आएगा क्या, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सर पहले क्या था, सर पहले क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, अब क्या हुआ, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सही है, अभी कुछ बाइनोमियल यूज नहीं हो रही है, अभी ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। बाइनोमियल यूज करने के बाद फिर मैं आपको ये बात बताऊंगा, ग्रेविटेशन जब आएगा फिर से इसका डिस्कशन होगा, तो आप एग्जैक्ट ये समझ जाओगे क्यों पावर को उठा के आगे ले आए हो। क्लियर है? यहाँ जो एच है बेटा, जो हाइट है, वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है, मैं कहा चलो ठीक है, आगे बढ़ जाओ जरा, लिख लिया होगा इतना। आपने बोला सर सरफेस पे होती है जी, फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वेयर एट हाइट एच। जब हाइट h होती है जो कि r से बहुत ज्यादा छोटी है, तो जो नया g है वो हो गया g डैश, वो कितना हो गया, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सर आप इन दोनों का क्या निकाल लीजिएगा, रेशियो निकाल लीजिएगा। सर आप g डैश अपॉन g कर लीजिएगा एक बार, मैं कहा चलो कर लेते हैं। तो इधर क्या हो गया, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर बट्टे जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मैं कहा ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। जीएम से गया जीएम, आर स्क्वायर पहुंचा ऊपर, क्या हो गया, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस, सॉरी आर स्क्वायर नहीं होगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ भी बायनोमियल का यूज नहीं है। 2 मिनट और रुकिए। अब मैंने क्या किया, इसमें से अंदर से आर को कॉमन निकाल लिया। जैसे ही आर को कॉमन निकालूंगा तो बाहर बन के क्या आएगा, आर स्क्वायर, अंदर रह जाएगा क्या, आर अपॉन आर वन प्लस एच अपॉन आर। देखो क्या हुआ सर, जैसे ही आर को कॉमन लिया बाहर निकल के आएगा वो आर स्क्वायर के रूप में, अंदर क्या रहेगा 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया पार। अब यहां केवल क्या कहानी दिखाई दे रही है आपको, 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप रेसिप्रोकल को ऊपर ले आओगे, पावर क्या हो जाती है, माइनस। अरे पता है कि नहीं, अरे बोलो रे। देखो जरा क्या होगा सर, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, जैसे ही ऊपर ले जाओगे पावर माइनस की हो जाएगी, 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर क्या होगी, -2। अब सुनिए कहानी, ये क्या है सर, बाइनोमियल, 2 टर्म्स हैं। आपको पता है h छोटी है, सही है, ऊपर से r बहुत बड़ी है। सर h कैसी है, स्मॉल, r कैसी है, लार्ज, तो h अपॉन r क्या होगी, वेरी स्मॉल। अरे बोलो, इसका मतलब क्या सर, आपके h अपॉन r की वैल्यू बहुत ज्यादा क्या है, कम, किससे, 1 से। और अगर ऐसा होता है तो पावर कहां जाती है, आगे। तो ये क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व होके देखिए जरा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर, और g को अगर आगे ले जाते हैं तो क्या निकल के आया, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये डेरिवेशन, सेम डेरिवेशन आपको जब ग्रेविटेशन का चैप्टर में करा रहा हूँ, वेरिएशन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अरे बोलो, वेरिएशन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इंक्रीजिंग हाइट एंड द डेप्थ, ये वाला जब टॉपिक पढ़ाऊंगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बार बार लगाऊंगा, इसीलिए जरूरी है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को भी पढ़ना। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगी केवल यहां है,
लेकिन इतना कथा समझने के बाद अगर इसके आगे नहीं समझ पाए कि टू क्यों आगे आ गई, तब भी तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपको समझाने की जरूरत मुझे पड़ी। तो आपने आज दो टॉपिक्स को कवर किया है। पहला जो टॉपिक था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा जो टॉपिक था वो था क्या, बायनोमियल थ्योरम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स की सारी जानकारी, डी के बारे में पढ़ा, कुछ न्यूमेरिकल से भी आपको मिलाया गया। बायनोमियल थ्योरम में बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन बताया गया कि जब दो क्वांटिटीज का ऐड हो, उसमें से एक क्वांटिटी बहुत छोटी हो तो पावर को आगे ले आते हैं। एक्सपेंडेड वर्जन बताने के बाद कैसे बायनोमियल थ्योरम का फिजिक्स में एप्लीकेशन है, उसके दो नए नए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, चाहे वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म का बात बताई हो और चाहे आपको ग्रेविटेशन का टॉपिक पढ़ाया हो। दोनों को करने के बाद बस एक ही बात मैंने समझाने की कोशिश की कि बायनोमियल थ्योरम भी बार बार आने वाला है। कैसे पावर आगे आई, उसका यूज क्या हुआ, आपके जस्ट सामने रखा हुआ है। आई गेस आज की क्लास आपको एग्जैक्ट समझ में आई है। कॉम्प्लेक्स थोड़ी बहुत लग सकती है, क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ था इसलिए, बायनोमियल नहीं पढ़ी थी इसलिए। क्वाड्रेटिक का तो आप किसी भी स्तर को ले जाओगे, मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैसे भी रूट निकलवा दूंगा, फट से निकाल के रख दोगे। लेकिन बायनोमियल भी समझना है बच्चा। तसल्ली से जाइएगा, बैठिएगा, क्लास को पूरा रिवाइज करिएगा। क्लियर है? कुछ मिस्टेक्स हो तो जरूर बताइएगा, डाउट हो कमेंट में चिपकाइएगा, और इसी तरह कंसिस्टेंटली क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। ध्यान से सुनिएगा, रिवीजन करिएगा, होमवर्क करिएगा। लास्ट क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, मैं आशा करता हूं आपने वो सॉल्व किए हैं। अगर कोई उनमें से डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। क्लास को यहीं वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। और जाते जाते एक सवाल फिर से मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आज की क्लास और आज तक की क्लास पे ही आपका एग्जाम पूछ लिया जाए, बना दिया जाए और पूछा जाए भाई मार्क्स आपके कितने आएंगे, क्या जवाब होगा आपका? अगर उम्मीद ये है कि पूरे मार्क्स आएंगे तो बिल्कुल सही दिशा में हो आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 एंटरटेनिंग आप लोग सब हैं, ऐसे ही रहिएगा और क्लास को इसी तरह एंटरटेनिंग बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।